Hello students, today we start the second chapter of Beehive, The Sound of Music, and its writer is देवराव काउली। स्टूडेंट्स, द साउंड ऑफ म्यूजिक यानी संगीत की आवाज़ एक छोटी लड़की की कहानी है। एक ऐसी लड़की जिसकी बचपन में ही सुनने की शक्ति समाप्त हो गई थी, लेकिन वह एक दृढ़ निश्चयी लड़की थी जिसने अपने दृढ़ संकल्प, परिश्रम और साहस के बल पर अपनी सफलताओं को प्राप्त कर लिया। इस छोटी सी लड़की का नाम इवलिन गिलिनी है, जो 11 वर्ष की उम्र में अपने सुनने की क्षमता को खो चुकी थी। लेकिन वह एक डिटरमाइंड, दृढ़ निश्चयी लड़की थी। उसका इंटरेस्ट म्यूजिक में था, संगीत में था। जब उसको ये पता लगा कि वह सुन नहीं सकती है, तो फिर भी उसने अपना सामान्य जीवन व्यतीत करने का प्रयास किया और उसने निश्चय कर लिया कि मैं अपना सामान्य जीवन ही व्यतीत करूंगी। इवलिन धीरे धीरे अपनी सुनने की क्षमता को खो रही थी। उस समय वह 11 वर्ष की थी, तो उसकी माता ने उसको एक स्पेशलिस्ट को दिखाया और उस स्पेशलिस्ट यानी विशेषज्ञ ने उसकी माता को सलाह दी कि उसे किसी बहरे बच्चों के स्कूल में उसका एडमिशन कर दिया जाए। लेकिन इवलिन बहुत ही दृढ़ निश्चयी और डेयरिंग थी, साहसी लड़की थी, हिम्मत वाली थी। उसने यह निश्चय कर लिया था कि उसको सामान्य जीवन ही व्यतीत करना है और संगीत में जो उसकी रुचि थी उसने उसी का ही अनुसरण किया। लेकिन जैसा होता है कि किसी के अंदर अगर कोई कमी ना भी हो, अगर कोई अपने टारगेट, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ता है, तो कितने लोग उसको पीछे धकेलने वाले मिल जाते हैं। तो इसी तरीके से इवलिन के साथ भी हुआ। इवलिन एक शारीरिक अक्षमता का शिकार थी, उसके अंदर शारीरिक अक्षमता का दोष था। इसीलिए जब उसके स्कूल के अध्यापकों को पता लगा कि इवलिन म्यूज़िक का अनुसरण करना चाहती है, तो बहुत सारे अध्यापकों ने ही उसको हतोत्साहित किया। लेकिन उनमें से एक थे रॉन फोर्ब्स, जो तबला वादक थे। उन्होंने इवलिन की जो सामर्थ्य थी, शक्ति थी म्यूजिक के लिए, उसकी जो इंटरेस्ट था, उसकी रुचि थी, उन्होंने उसको भाप लिया था और उन्होंने उसको एनकरेज किया, उसको उत्साहित किया और म्यूजिक सीखने में उन्होंने उसका सहयोग किया। उन्होंने इवलिन से कहा कि तुम्हें संगीत सुनने की बजाय अपने शरीर से महसूस करना चाहिए। इस तरीके से इवलिन ने संगीत को महसूस करना शुरू किया और समझना शुरू किया। इवलिन ने कहा कि मैंने अपने मस्तिष्क और शरीर को ध्वनि और कंपन ग्रहण करने के लिए खोलना सीख लिया था और शेष काम जो है मेरे दृढ़ संकल्प और घोर परिश्रम ने कर दिया था। उसने उस प्रगति के बिंदु यानी जो उसे सफलता प्राप्त हो गई थी कि उसने संगीत को महसूस करना शुरू कर दिया था, तो फिर उसने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। उसने एक युवा साजबाज के साथ यानी ऑर्केस्ट्रा के साथ इंग्लैंड का भ्रमण किया। ऑर्केस्ट्रा होता है जहाँ पर एक से ज़्यादा लोग वाद्य यंत्र बजाने वाले होते हैं, उनका समूह। उस समय इवलिन की जो एज थी वो 16 वर्ष की थी और उसने अपने जीवन को संगीत के लिए ही समर्पित करने का निश्चय कर लिया था। इवलिन ने रॉयल संगीत अकादमी के सामने अपना प्रदर्शन किया और अकादमी के इतिहास में वह सर्वोच्च अंक पाने वाले लोगों में से एक बन गई थी। उसने यानी इवलिन ने धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रा के से हटकर एकल वादक प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था, यानी सोलो परफॉर्मेंस। यानी ऑर्केस्ट्रा यानी साजबाज सभी लोगों के साथ से हटकर उसने अकेला परफॉर्मेंस करना शुरू कर दिया था और 3 वर्ष के जो उसका पाठ्यक्रम था उसके अंत तक उसने अधिकांश सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त कर लिए थे। और अब सब कार्य के लिए इवलिन वीरोचित उपलब्धि का कोई संकेत स्वीकार नहीं करेगी। मतलब वो ये स्वीकार करना अच्छा नहीं समझती है
कि हाँ, मैं वीरोचित उपलब्धियां हैं मेरी। क्योंकि यदि आप परिश्रम करते हो और ये जानते हो कि आपको कहाँ जाना है, तो आप वहाँ अवश्य ही पहुँचेंगे। दिस पॉइंट इज़ नोटेड कि अगर आपने निश्चय कर लिया और आप परिश्रम करते भी हैं और जानते भी हैं कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, तो डेफिनेटली आप वहाँ पहुँचते हैं। और इवलिन ने कहा कि मैं शीर्ष पर पहुँच गई। वह संसार की विभिन्न प्रकार के यंत्रों को सुप्रसिद्ध वादक और हजारों यंत्रों पर वह सिद्धहस्त थी और वह निरंतर अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के शिखर पर पहुँचती गई। इवलिन बिना सुने आराम से अपना प्रदर्शन प्रस्तुत करती है। उस समय उसको देखना आकर्षक और जिज्ञासापूर्ण होता है कि उसको सुनाई भी नहीं जा रहा है और वो कितने अच्छे ढंग से जो है प्रदर्शन कर रही है। हमारी 2 घंटे की वार्ता में वह कभी भी एक शब्द नहीं चूकी। वह हंसती थी। घनी दाढ़ी वाले लोग मुझे कष्ट देते हैं। यानी इवलिन ने कहा कि जिनकी घनी दाढ़ी होती है उनसे मुझे कष्ट होता है। केवल होठ ही नहीं देखे जाते, पूरा चेहरा, विशेष रूप से आंखें भी देखी जाते हैं। यानी इवलिन ने कहा कि किसी को समझने के लिए, कोई सामने से बोल रहा है और हमें सुनाई नहीं जा रही है, तो उसे समझने के लिए जो है उसके एक्सप्रेशन, उसके चेहरे, उसकी आंखों को देखना पड़ता है। वह किसी दोष या त्रुटि के बिना स्कॉटिश बोलती है, क्योंकि स्कॉटिश लैंग्वेज जब वो सुना करती थी उस समय भी बोली जाती थी, इसलिए वो अच्छे से बोल लेती है। लेकिन फ्रेंच और जापानी उसको कैसे आ गई ये नहीं पता कि उसने किस टाइप से वो सीख ली, क्योंकि वो उसने तब सीखी जब उसके कानों की आवाज़ चली गई थी, सुनने की सामर्थ्य चली गई थी। वह स्पष्ट करती है, यानी इवलिन कहती है कि जहाँ तक संगीत का संबंध है, वह मेरे शरीर के प्रत्येक अंग में लगातार धार के रूप में बहता है। संगीत मेरी त्वचा में, मेरे गालों की हड्डियों में और यहाँ तक कि मेरे बालों में भी थोड़ी सरसराहट व सनसनी पैदा करता है। जब वह जाइलोफोन बजाती है, वह ध्वनि को छड़ी से उसकी उंगलियों के सिरों में प्रवेश करते हुए महसूस करती है। ढोलों पर झुकने से वह प्रतिध्वनि जो आती है उसके शरीर में बहते हुए महसूस कर सकती है। लकड़ी के मंच पर वह अपने जूते उतार देती है ताकि कंपन उसके नंगे पैरों से गुजरकर उसकी टांगों तक जा सके। इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि इवलिन अपने श्रोतागण को प्रसन्नता प्रदान करती है और सन 1991 में उसको रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का उस वर्ष का प्रतिष्ठित एकल वादक पुरस्कार प्रदान किया गया। मास्टर ढोलकबाज जेम्स ब्लेड्स कहते हैं कि ईश्वर ने भले ही इवलिन के सुनने की क्षमता या शक्ति को छीन लिया है, पर उसको एक ऐसी असाधारण चीज़ वापस कर दी है कि जो हम सुनते हैं इवलिन उसे महसूस करती है और वह उसे हमसे भी ज़्यादा गहराई तक महसूस कर लेती है। यही कारण है कि वह संगीत को इतनी सुंदरता के साथ व्यक्त करती है। इवलिन इस बात को स्वीकार करती है और वह कहती है वह एक ऐसी व्यक्ति है जिसको काम करने से रोकना कठिन है। मुझे अभी कार्य मिला वह प्रायः शास्त्रीय संगीतज्ञों के कार्य से अधिक कठिन है, पर उसके पुरस्कार बहुत ही बड़े हैं। नियमित संगीत गोष्ठियों के अतिरिक्त इवलिन जेलों में, अस्पतालों में निःशुल्क संगीत का परफॉर्मेंस करती थी। वह युवा संगीतज्ञों की कक्षा लेने को बहुत अधिक महत्व देती थी और बहरे बच्चों को बीटोवेन, कोस्की, एक एन रिचलिन कहती है कि वह बहरे बच्चों के लिए इवलिन जो है एक आशा की प्रेरणा है, कि बच्चे देखते हैं कि अगर इवलिन ने ऐसा किया है तो हम भी अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। इवलिन ने अधिकांश ऐसे लोग जो उससे उसकी उम्र से 2 गुनी आयु के अधिक थे उनसे अधिक सफलता प्राप्त कर चुकी थी। वह ढोल वादन को ऑर्केस्ट्रा से आगे लाई है और यह प्रदर्शन करके दिखाया कि ढोल वादक बहुत प्रभावशाली है। उसने यानी इवलिन ऐसे लोगों को प्रेरित करती है जो अपाहिज हैं, ऐसे लोग जो उसकी ओर देखते हैं और कहते हैं यदि इवलिन ये कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ।
और इसमें ज़रा भी संदेह नहीं है कि उसने लाखों लोगों को बहुत अधिक सुकून प्रदान किया। तो स्टूडेंट्स, जब इब्लिन अपनी शारीरिक अक्षमता के होते हुए भी उसको इग्नोर, उसको नज़रअंदाज करके अपनी सफलता तक पहुंच सकती है, तो जो शारीरिक अक्षम नहीं है, अगर वो अपना कोई निश्चय बना लें, कोई लक्ष्य बना लें और दृढ़ निश्चय कर लें कि उसे लाइफ में कुछ करना है, तो डेफिनेटली वह अपनी सफलताओं तक अवश्य ही पहुंचेगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, टेक केयर।